हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। सिंपल। हम बात करेंगे आज पॉलीमर के बारे में। किसके बारे में? पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉली प्लस मर। पॉलीमर। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी, मल्टीपल, और वर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो मतलब सिंपल, अगर बहुत सारे यूनिट, सिंगल मोनोमर या सिंगल यूनिट्स अगर एक साथ जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है पॉलीमर। ठीक है, तो क्या है पॉलीमर? वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय केमिकली जॉइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोमर। मतलब एक सिंगल यूनिट, देखो मोनोमर क्या होता है? ऐसा यूनिट, सिंगल यूनिट है जिसको हम फर्दर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर यूनिट्स अगर बहुत सारे रिपीटेडली केमिकली अगर क्या हो जाए, एक साथ में जुड़ जाए, अरेंज्ड हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? पॉलीमर। क्लियर है? समझो, फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ जाए और कंटिन्यूअसली बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास का एक स्ट्रक्चर बना ले, उसी को बोलोगे पॉलीमर। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। देखो, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप पे बेस्ड है। पहला बेस्ड है कि कौन सा सोर्स ऑफ ओरिजिन है, कि एक्चुअली उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहला तो यही होगा, या तो हम नेचुरली पॉलीमर को एक्सट्रैक्ट करें या तो सिंथेटिक मैनमेड। क्लियर है? तो पहला नेचुरल में दो, सिंपल प्लांट पॉलीमर या फिर एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर एग्जांपल कॉटन लिनन यूज करते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स यूज करते हैं, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन के भी क्या है? वो पॉलीमर है, फाइबर है। क्लियर हो रहा है? नेचुरल रबर पता है ना, लैटेक्स ऑफ रबर प्लांट के लैटेक्स का यूज करते हैं नेचुरल रबर्स बनाने के लिए। एनिमल पॉलीमर वूल, सिल्क, वुलन, अभी तो ठंडियां चल रही है, वुलन्स का यूज करते हैं, सिल्क है। ठीक है, सिंथेटिक कौन होगा? सिंथेटिक मतलब मैनमेड। यस। एग्जांपल नायलॉन, टेरिलिन, नियोप्रीन, नायलॉन के फाइबर यूज करते हैं, रेयॉन के फाइबर्स यूज करते हैं ना, तो ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर। अब हमने सिंथेटिक को भी फर्दर डिवाइडेड किया है, फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक। ये हम फर्दर आगे देखेंगे। और कितने क्लास में डिवाइड किया? पहला तो फाइबर, रबर और प्लास्टिक में। क्लियर? सेमी सिंथेटिक, अब सिंपल सी बात है, सेमी सिंथेटिक मतलब आधा नेचर से और आधा मैनमेड, दोनों को मिला के सेमी सिंथेटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज हमें प्लांट से मिलता है ना, सेलुलोज प्लांट से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। तो सेलुलोज के ऊपर में बहुत सारे ट्रीटमेंट करके उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। एग्जांपल सेलुलोज एसिटेट रेयॉन, सेलुलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयॉन या फिर क्यूप्रामोनियम रेयॉन। ठीक है, ये आ रहे हैं रेयॉन। ठीक है, क्या क्या बनाएंगे आप? सेलुलोज एसिटेट रेयॉन, सेलुलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयॉन या फिर क्यूप्रामोनियम रेयॉन। ये सेमी सिंथेटिक, और ये किसके डेरिवेटिव है? सेलुलोज। क्लियर है? डन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अब किसके बेस पे? उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस। लीनियर सिंपल समझ में क्या आता होता है? सीधा एलिफेटिक रिंग वाला, एलिफेटिक स्ट्रक्चर होगा, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, तो सिंपल लीनियर और स्ट्रेट चेन, मोनोमर जॉइंट टू फॉर्म लीनियर अरेंजमेंट। जैसे कि ये देखो, ये लीनियरली जॉइंट है पूरे, एक ये मोनोमर हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये कैसे जॉइंट हुए? स्ट्रेट लाइन में जॉइंट है, तो इनको क्या बोला जाता है? लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर या लीनियर पॉलीमर या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर। एग्जांपल कौन कौन से थे? पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड यूज करते हैं ना पीवीसी पाइप्स, तो पॉलीविनिल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपी जो यूज करते हैं ना, करते हैं ना एचडीपी, वी वो वाला, तो ये क्या हो जाता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
सेकेंड ब्रांच, अब क्या हो जाता है, हमने देखा है ना अल्केन्स में स्ट्रेट चेन, ब्रांच, तो ब्रांच में क्या हो जाएगा, ब्रांच वाले मोनोमर हो गए, ब्रांच वाले मोनोमर अरेंज होंगे और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोल रहा है, मोनोमर के पास में या तो 3 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए या तो फिर उनके पास में कोई साइड चेन होनी चाहिए। दिख रहा है, ये है साइड चेन्स के साथ में है, ये दिख रहा है। तो सिंपल ऐसे इसको क्या बोलोगे, ब्रांच चेन पॉलीमर ट्री, उसको भी ब्रांच है। हाँ, ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, एग्जाम्पल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट क्रॉस चेन पॉलीमर, नेटवर्क बनाएंगे। अब किसकी बात करेंगे, क्रॉस चेन मतलब क्रॉस लिंक, इस तरीके से, कैसे भी दिख रहा है ये, इस तरीके से अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के अगर कोई है पॉलीमर तो उसको क्या बोलोगे, क्रॉस चेन पॉलीमर। एग्जाम्पल बैकेलाइट या फिर मेलामिन, ठीक है, बैकेलाइट या फिर मेलामिन। सुना नहीं कभी, मेलानिन सुना। मेलानिन वो स्किन वाला नहीं है, वो मेलानिन नहीं बोला, मेलामिन है, जो भी है नहीं सुना। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमराइजेशन? सिंपल, क्या किया जाता है, जो उसको हाई टेम्परेचर पे करते हैं ऐसे मेंबर, क्या हो जाता है बता, अब इसको पता है क्या होता है, बहुत सारे सिंगल मोनोमर यूनिट्स अगर केमिकली जॉइंट होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, मतलब एक लो मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस है, उसको अंडर हाई प्रेशर और एक तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में या टेम्परेचर में हम अगर उसको हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस बनाते हैं और ये सब्सटेंस कैसे जॉइंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से, उनको बोला, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर जो यूनिट्स है, सिंपल मोनोमर को जो जॉइंट करेंगे, ये जॉइनिंग वाली ही प्रोसेस जो होगी और बिग एक मॉलिक्यूल जो बनेगा, जब पॉलीमर का जो फॉर्मेशन होगा, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। मतलब ये सिंगल मोनोमर था, उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कंटिन्यूअसली ऐड कर दिया जाए यूनिट, तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। एक एक को डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने क्या देखे थे, टाइप्स देखना था एक एक, ठीक है, पॉलीमराइजेशन के बेस पे। तो पहला आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब एडिशन मतलब ऐड होना, सिंपल हो। सिंगल मोनोमर यूनिट्स, अगर सिंगल मोनोमर यूनिट्स क्या बोल रहा है, देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन का अनदर नाम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब चेन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसीलिए तो पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट एलिमिनेटिंग एनी ग्रुप। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐड होंगे ग्रुप, पर कोई भी ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, इसको क्या बोला जाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें सिंगल मोनोमर यूनिट हो सकता है, विनिल क्लोराइड हो, एक्रिनाइड्स हो, ठीक है। तो अलग अलग जो ग्रुप्स है उनकी बात करेंगे, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ विनिल क्लोराइड की बात किया है, ठीक है, विनिल ग्रुप ऐड किया। तो मोस्टली इसमें मोनोमर हमेशा कैसे होने चाहिए, डबल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वही एडिशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। 3 स्टेप ऑफ रिएक्शन है। पहला क्या होता है, स्टेप 1 क्या होगा, चेन इनिशिएशन, क्या होगी, चेन इनिशिएशन। क्लियर हो रहा है। अब चेन इनिशिएट होने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, रेडिकल फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, रेडिकल फॉर्म होता है। चलो यहाँ देखो, सिंपल देखो, यहाँ पे एसिटिल परऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, ये एसिटिल परऑक्साइड है, इसको मैं इसमें से भी लिख सकती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, याद है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या है हमारा, एसिटिल परऑक्साइड। ये जो एसिटिल परऑक्साइड है, इसमें से क्या होता है, सिंपल इसका रेडिकल फॉर्म होने के लिए सिंपल इसमें से CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है, CO2। इसको हमने इस तरीके से लिखा, दिख रहा है। तो इसमें देखो, ये जो ग्रुप है इधर से स्प्लिट हो जाएगा और ये जो कंपाउंड है CO2,
यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये देखो ये जो बॉन्ड है ना इस तरीके से ब्रेक हुआ तो सिंपल क्या फॉर्म करेगा, मिथाइल का रेडिकल फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये मिथाइल का रेडिकल जो है वो विनिल के मोनोमर के साथ में ऐड होगा। देखो यार रेडिकल मतलब हम मिथाइल का ले सकते हैं तो सिंपल CH2 CHY, ये क्या है हमारा विनिल, ये विनिल का मोनोमर है। तो देखो ये विनिल के मोनोमर में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, यही ग्रुप है। तो ये अगर यहाँ पहले हमेशा हमने बोला था जब बॉन्ड ब्रेकिंग जब भी होता है अगर रेडिकल फॉर्म होगा तो हमेशा रेडिकल ही फॉर्म होगा, अगर आयन फॉर्म हुआ है तो आयन ही फॉर्म होगा। क्लियर है, ये क्लियर, ठीक है। तो सिंपल, तो ये यहाँ बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये दो रेडिकल में इस तरीके से कन्वर्जन होगा तो इसके साथ में ये रेडिकल जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे और ये रेडिकल बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे न्यू रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब जो चार्ज आया वो किसके ऊपर में आया, इसके पास में, क्लियर है। इसके पास जो चार्ज बना था यहाँ पे ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लिए थे, क्लियर है। तो ये क्या हो गई हमारी चेन इनिशिएशन रिएक्शन, क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है इसमें, चेन प्रोपेगेशन मतलब चेन को इंक्रीज करवाना है, ठीक है। तो सिंपल ये रेडिकल है, सेकेंड विनिल के साथ में ऐड करवाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये रेडिकल किसके साथ में अटैच होगा, बस फिर से सेम ही होगा ना, ये भी इस तरीके से ब्रेक होगा, एक के ऊपर में रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल जुड़ जाएंगे, ये रेडिकल फिर से सेम रिएक्शन NCH2 डबल बॉन्ड CHY होगा, ये ब्रेक होगा, ये रेडिकल जुड़ जाएगा। तो ऐसा हमें फॉर्मेशन होगा, तो मतलब ऐसा चेन प्रोपेगेशन स्टार्ट होगा। लास्ट क्या आ जाएगी, चेन टर्मिनेशन, जहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल बना मिला था हमें, दिख रहा है। अब फाइनल क्या होगा, कंटिन्यूअसली मोनोमर यूनिट इस तरीके से इसके आगे ऐड होते रहेंगे, दिख रहा है N+1 और ये कंटिन्यूअसली एक जगह पे आके कंपाउंड बन के रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये होगा हमारा एडिशन रिएक्शन। शुरू कहां से होगा, सबसे पहला चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, हमने क्या लिया है, एसिटिल पेरोक्साइड लिया। एसिटिल पेरोक्साइड ने सबसे पहले क्या बनाया, मिथाइल रेडिकल बनाया। क्या बनाया, मिथाइल रेडिकल। अब ये मिथाइल रेडिकल विनिल के मोनोमर के साथ ऊपर में एक्ट किया तो ये रेडिकल है, तो सिंपल इसको भी इन्फ्लुएंस करके ये भी रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और ये दोनों रेडिकल जुड़ के हमें एक न्यू रेडिकल का फॉर्मेशन देंगे। अब ये जो न्यू रेडिकल है सिंपल सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ विनिल के साथ में अटैच होगा तो एक सब यूनिट बनाएगा, दिख रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली प्रोपेगेशन होगा, कंटिन्यूअसली ऐड होते चलेंगे किसके, विनिल के मॉलिक्यूल, कंटिन्यू ऐड होते रहेंगे और एक स्टेप पे आपके जहां पे पूरा मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा वहां पे जाके रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या था, सिर्फ क्या हुआ, कोई मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हुआ क्या, नहीं, कंटिन्यूअसली सिर्फ क्या हुआ, ऐड हुए हैं मॉलिक्यूल किसके, विनिल के कंपाउंड में, क्लियर है। डन। नेक्स्ट, पहली थी एडिशन, सेकेंड थी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में सिंपल याद रखना क्या होगा, मोनोमर ज्वाइन होंगे पर उनमें से कोई ना कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा, या तो वाटर हो सकता है, या तो अमोनिया हो सकता है, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, क्लियर है। या तो H2O रिमूव होगा, या तो NH3 रिमूव होगा, या तो फिर HCl। देखो इथिलीन ग्लाइकॉल हमने लिया है ये ग्रुप, क्लियर हो रहा है, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी रिएक्शन करवाई है टेरेथैलिक एसिड के साथ में, ये टेरेथैलिक एसिड, क्लियर हो रहा है, ये टेरेथैलिक एसिड। सिंपल, अब इसका अगर हम दोनों को ज्वाइन करना है तो सिंपल क्या होगा, यहां से रिमूव होगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, ये H और ये OH, ये क्या रिमूव कर सकता है, H2O,
तो यहाँ से NH2O क्यों बोले हमने, इसको कंटिन्यू लिया है ना, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, NH2O, मतलब H2O रिमूव होगा। तो कंपाउंड कहाँ से जुड़ जाएगा, दिख रहा है डबल बॉन्ड सी को कार्बन से, ये कार्बन का ऑक्सीजन है, यहाँ से CH2 सीधा इससे अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा इस, ये दिख रहा है ये लिंक जो है वो क्या फॉर्म है, ईस्टर लिंक। और ये पूरा कंपाउंड कंटिन्यूअसली इसमें भी ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा, कंटिन्यूअसली कंपाउंड N लिखा है ना, तो ये जुड़ते जाएंगे और किसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, डेक्रोन या फिर टेरिलीन का, इसका डेक्रोन या फिर टेरिलीन। क्लियर है? इसमें कंडेंसेशन में सिंपल क्या याद रखना है, इथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन टेरेथैलिक एसिड के साथ में किया है। टेरेथैलिक एसिड यहाँ पे देख लो, एक H के साथ में ये H2O, सॉरी ये OH के साथ में ये H रिमूव होके निकल गया और ये O के साथ में सीधा यहाँ से O रहेगा और ये अटैचमेंट देके सीधा CH2 के साथ में ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, डेक्रोन का। और यहाँ पहले फंक्शनल ग्रुप क्या था, COH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। अब कौन सा ग्रुप आ गया, ईस्टर। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट लास्ट इसका कौन सी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें सिंपल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, रिंग स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ओपन रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक फॉर्म लीनियर पॉलीमर। ये दिख रही है रिंग स्ट्रक्चर, देखो ठीक है, ये दिख रहा है। इस रिंग का ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, ब्रेक डाउन ये जो है ना ये ब्रेक होगा, तो सिंपल क्या बना लेगा, ये दिख रहा है सिंगल NH CH2, देखो 1 2 3 4 5 CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O, ये N फॉर्म में कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ही जैसे है, सिंपल। सिर्फ क्या हुआ है, ये रिंग यहाँ से ब्रेक हुई, रिंग ब्रेक होके क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? डन। कितने टाइप के थे, एडिशन, कंडेंसेशन और रिंग ओपनिंग। एडिशन में क्या हुआ, कोई भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, एक भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं हुआ, पर कंडेंसेशन में ग्रुप एलिमिनेट हुए। कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी स्मॉल H2O NH3 या फिर HCl एक्सेट्रा। पर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में सिर्फ जो रिंग स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होके लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? लीनियर पॉलीमर का। डन? हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अभी तक क्लासिफिकेशन बाकी हो गए थे और 3 क्लासिफिकेशन हो जाए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे, उनके बेस पे इनको क्लासिफाई किया। तो पहला आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर नाम से ये समझ में आ रहा है इलास्टिक होगा, जैसे रबर्स वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका इलास्टिसिटी, इनमें कैसी होती है, क्या होता है, इलास्टिसिटी। और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है, मतलब वीक वैन डेर वाल फोर्सेस होता है। एग्जाम्पल क्या है, वल्केनाइज्ड रबर, जो रबर्स यूज करते हैं वो, और बुना एन और नियोप्रीन, ये एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, इलास्टोमर्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइबर। फाइबर से क्या समझ में आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड्स के फॉर्म में होगा। तो पॉलीमेरिक सॉलिड होता है पर किस फॉर्म में, थ्रेड के फॉर्म में। और इनके अंदर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कारण में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्स के कारण। क्लियर? एग्जांपल पॉलीअमाइड का नाइलॉन 66 और पॉलिएस्टर का टेरिलीन। अब भी लिया था टेरिलीन, डेक्रोन वाला स्ट्रक्चर। किसमें, वो कंडेंसेशन के ऊपर वाला क्या था, एडिशन वाले में थर्ड रिएक्शन। एडिशन में था स्टेप 3 नहीं उसमें था, क्या बोलते हैं, रिंग मुझे क्या पता, बताओ, सोचो। वो कंडेंसेशन का एग्जांपल था टेरिलीन डाइक्रोन, क्योंकि उसमें थैलेडामाइड के साथ में रिएक्शन किया था, किसकी, HCOO।
हाँ किसकी? COOH। अरे तो बाबा किसके साथ किए थे? अच्छा ऐसा पूछ रही हाँ देखो इथिलीन ग्लाइकॉल की टेरेथैलिक एसिड है टेरेथैलिक एसिड भी। किसके साथ में? इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में। तो वो क्या हो जाता था? टेरिलीन पॉलिस्टर, क्योंकि ईस्टर ग्रुप फॉर्म हुआ था। मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा ग्रुप फॉर्म हुआ? ईस्टर। एग्जांपल डेक्रोन, उसको डेक्रोन या फिर टेरिलीन बोलेंगे। क्लियर है? टेरिलीन। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मल टेम्परेचर की बात आ रही, पिघल जाएगा टेम्परेचर पे। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर प्लास्टिसिटी होती है इसमें, प्लास्टिक के नेचर का। प्लास्टिसिटी मींस इजीली शेप और इजीली मोल्ड। प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हो ना पिघला के। ठीक है, तो सिंपल इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है। एग्जांपल क्या आता है? पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनिल। एग्जांपल पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनिल और पॉलीथीन। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग। अब देखो थर्मोसेटिंग वाला जो होता है सिंपल, ये जो रिमोल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार अगर वो कैसा पॉलीमर होता है? रिजिड होता है, और एक बार हार्ड हो गया तो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा। इसको रिमोल्ड कर पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे फॉर्म होता है? क्रॉस लिंक वाले से। पता है ना, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देखा था नेटवर्क लाइट, उससे। एग्जांपल बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। एग्जांपल क्या है? बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। एक अच्छा वाला एग्जांपल। बैकेलाइट समझाओ तो समझ में। हाँ, तो इसके स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे ना। ये सिर्फ एग्जांपल से आते, इनको एक एक डिटेल में पढ़ना है। जैसे नाइलॉन 6 से बुना, ऐसे बुना, एन है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, सबके स्ट्रक्चर से आते, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी पहले बस क्लासिफिकेशन देखो। नेक्स्ट क्या है? बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट। किसी में हो सकता है सिंगल मोनोमर यूनिट हो, किसी में हो सकता है 2 और मोर मोनोमर यूनिट्स हो। एग्जांपल, तो बेसिस में क्या किया गया? एक होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब उसमें सिर्फ सिंगल रिपीटेटिंग यूनिट है। पॉलीविनिल है तो पॉलीविनिल ही रिपीटेड होगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है? होमोपॉलीमर। एग्जांपल नाइलॉन 6, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल और नाइलॉन 6,6। क्लियर है? पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल का एग्जांपल एडिशन में किया, एडिशन रिएक्शन जो देखी वो। ठीक है, कोपॉलीमर 2 और मोर रिपीटेटिंग यूनिट फॉर्म होंगे। एग्जांपल बुना एस और बुना एन। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। जो बायोडिग्रेडेबल रहेंगे, मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर को हार्म नहीं कर रहे, इजीली डिकम्पोज हो जा रहे हैं। तो मोस्टली जो बायोडिग्रेडेबल है वो कौन से होते हैं? जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कॉटन्स वगैरह जो, वो मोस्टली कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या होते हैं? सीधा किस माइक्रोब्स का भी कोई असर नहीं होता उन पे, और सिंपल क्या करते हैं? पॉल्यूशन लॉन्ग टाइम तक रहते, पॉलीथीन रहती है ना, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, तो ऐसे क्या हो जाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या सालों तक टिकता है। सालों तक कंटिन्यूस को डिग्रेड, अभी तो फिलहाल आगे बन जाए वगैरह, बट बहुत मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं? माइक्रोब्स के ऊपर में अफेक्ट नहीं करते, तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर्ड रहते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं और एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? डन। तो यहाँ पे हमारे पूरे क्लासिफिकेशन डन हुए किसके? पॉलीमर के। डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉलीमर क्लासिफिकेशन डन। नेक्स्ट पॉलीमर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर। पहला रबर, ज्यादातर यूज करते हैं रबर। ठीक है, तो सबसे पहला रबर। नॉर्मली हम रबर का यूज करते हैं, तो सिंपल नेचुरल रबर की बात करते हैं। नेचुरल रबर जो है, मेन जो कंपोनेंट है उसका वो है मोनोमर। जो इसका वो क्या है? आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम बात करें 2 पे क्या है? मिथाइल। 1 और 3 पे 4 ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन है तो ब्यूटाडाइन, 1 3 पे ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? आइसोप्रीन। तो अगर आइसोप्रीन और इसका मिनिमम अगर हम बात करें, रबर जो नेचुरल रबर है उसमें मिनिमम
आइसोप्रीन के कितने मोनोमर्स लगे हुए होते हैं? 2000 से 500 2000 to 500 मोनोमर यूनिट जब अटैच हो 5000 2000 to 5000 मोनोमर यूनिट जब अटैच होते हैं तब क्या बनता है? रबर। क्लियर है? सेम कैसे रिएक्शन होगी? आइसोप्रीन को हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब सिंपल अगर इसका अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे? यहाँ पे सेम यही मॉलिक्यूल CH2 यहाँ पे कंटिन्यूअसली करते चलोगे, सेम अटैचमेंट, और ये कंपाउंड क्या रहेगा? नेचुरल रबर का। मतलब क्या किया? आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया, क्या मिला? नेचुरल रबर। क्या मिला? रबर। जो नेचुरल रबर हमें मिलता है, जो लैटेक्स जो प्लांट से जो निकाला जाता है, वो देखो, वो जो प्लांट से जो रबर निकाला जाता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। देखिए हो ना, ऐसे सॉफ्ट होता है। तो उसको हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए उसका वल्केनाइजेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर मतलब हीट किया जाता है रबर को 3 to 5% ऑफ सल्फर के साथ में। सीधा क्या? वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द नेचुरल रबर्स विद 3 to 5% ऑफ सल्फर। क्यों? ताकि वो सल्फर क्या हो जाए? क्रॉस लिंक फॉर्म करे, क्रॉस्ड लिंक में फॉर्म हो। और वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रेजिस्टेंट होता है। क्लियर है? अगर बात करें प्रॉपर्टीज क्या पाई जाती है रबर? सिस कॉन्फिगरेशन, C डबल बॉन्ड C, सिस में कॉन्फिगरेशन देता है, ठीक है। विक वैन डर वाल्स फोर्स होता है जिसकी वजह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, पता है नेचुरल रबर इलास्टिक होता ही है। इसलिए किस लिए कहाँ यूज किए जाते हैं? फिर कहाँ पे यूज किया जाता है नेचुरल रबर का? क्या में? इरेजर और रबर क्या? रबर बैंड। वो जो मिठाई के डब्बे में आता है वो। इलास्टोमर ज्यादातर जो भी रबर है, जो इलास्टिक रबर का टायर्स वगैरह भी। और ट्रक का टायर। हाँ तो ठीक है, टायर्स हो गया, एक कोई भी टायर ले, ट्रक का ले, नहीं तो कार का ले। साइकिल का। और एज ए इंसुलेटर भी बहुत जगह पे यूज करते हो। हेलमेट के अंदर थर्माकोल रहता है पर रबर भी रहता है, जो महंगे महंगे रहते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो मतलब बहुत जगह पे तुमको पता है नॉर्मली कि रबर का कहाँ पे यूज होता है। तो सिंपल किसका कौन से मोनोमर से बनता है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है तो क्या किया जाता है? वल्केनाइजेशन की प्रोसेस 3 to 5% सल्फर के साथ में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉमन पॉलीथीन। अबे पन्नी है ना पॉलीथीन? हाँ ठीक है। पॉलीथीन जो बना होता है वो बना होता है पॉलीइथिलीन। इसलिए उसको इथिलीन पॉलीथीन बोला जाता है, ठीक है। तो मेन अगर बात किया जाए तो इससे बनता है पॉलीइथिलीन, मतलब उसका मेन इथिलीन मॉलिक्यूल अटैचमेंट रहता है। मोनोमर क्या है? इथिलीन, ठीक है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है HDP और एक LDP। ये LDP और HDP, ठीक है। लो डेंसिटी पी का मतलब क्या होगा? पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहला लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में हमने इथिलीन लिया। इथिलीन को ट्रेसेस ऑफ O2, बहुत कम अमाउंट में O2 पर पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, इसको बहुत हाई प्रेशर में ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? लो डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए हाई प्रेशर में ट्रीट किया जाता है, मतलब 1000 to 2000 atm का प्रेशर और 350 to 370 केल्विन का टेम्परेचर, और पेरोक्साइड ऐड किया जाता है, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिल जाता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। सिंपल अगर हम बात करें तो रिएक्शन कैसी होती है? इसका फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल H एटम के साथ में कंबाइन होकर चलेगा, एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये उसका मैकेनिज्म रहेगा, फॉर्मेशन में इसका LDP का हमने देखा था ना एडिशन में, फ्री रेडिकल बना, फिर रेडिकल से अटैचमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उस तरीके से रिएक्शन शो होगी। क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या होती है LDP की? पहला तो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकंड टफ होता है और केमिकली इनर्ट, कोई भी केमिकल के साथ मतलब इनर्ट, केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। नेक्स्ट मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मॉइस्चर को ट्रैप नहीं करता। पॉलीथीन कभी मॉइस्चर को पकड़ के रखता है क्या? नहीं। क्लियर हो रहा है? पुअर कंडक्टर होता है और साथ में मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी है एलडीपी की? एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, केमिकली इनर्ट होता है, मॉइस्चर को ट्रैप नहीं करता मतलब रेजिस्टेंस होता है, और पुअर कंडक्टर होता है, टफ होता है, 110 डिग्री मेल्टिंग। यूजेस ज्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, वायर्स वगैरह के जो अपर जो कोटिंग होती है उसमें यूज किया जाता है। एज ए इंसुलेटर ज्यादातर यूज किया जाता है, पैकेजिंग में यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर इसका यूज पैकेजिंग में होता है। वो जो स्क्वीज बोतल आती है ना, स्क्वीजिंग वाली, लाइक क्या नाम है, केचप्स वगैरह की जो स्क्वीज बोतल है, उनको प्रिपरेशन के लिए, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका? एलडीपी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या ये एचडीपी लग रही है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सेम मॉलिक्यूल वही रहेगा इथिलीन, पर उसको ट्रीट, देखो एलडीपी को बनाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत है, 1000 to 2000 एटीएम का। यहाँ पे इतना नहीं, 6 to 7 एटीएम के प्रेशर में 333 to 343 केल्विन के टेम्परेचर के साथ में, पर एक ही चीज है, कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है? ज़ाइगलर-नोटा कैटलिस्ट। ठीक है, ज़ाइगलर-नोटा कैटलिस्ट। अब क्या होता है ये दो कैटलिस्ट में क्या कंपाउंड होता है? ट्राई इथिलीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। क्या क्या होता है? ट्राइइथिलीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। टाइटेनियम में टेट्रा CCl। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिंपल, देखो CH2 को हम एडीएम में ट्रीट करेंगे तो हमें HDP मिल जाएगा। सिंपल, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 144 to 150 डिग्री सेल्सियस, कितना? 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। हाई टेंसाइल होता है और स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत होती है। टेंसाइल भी होता है और कैसा होता है? हार्ड भी होता है। हाँ, वही सही। और मोर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसके अंदर में अच्छा होता है। नेक्स्ट, यूजेस कहाँ किए जाते हैं? सिंपल, ज्यादातर टॉयज और हाउस होल्ड सब्सटेंसेस, वो देखो बॉटल्स, क्या बोलते हैं, बकेट्स, मोस्टली जो प्लास्टिक के घर पे यूटेंसिल्स, कैन वगैरह, ये जो भी है, पेन, हाँ, तो बहुत सारी चीजें में ये क्या किससे? हाउ, ठीक है ना? बोल, हाउ, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? HDP का, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। क्लियर है? क्यों? हाई डेंसाइल होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, हार्ड एज कंपेयर टू एलडीपी से बहुत हाई डेंसाइल होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और हार्ड भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, टेफ्लॉन। याद है क्या कुछ टेफ्लॉन से? नॉन स्टिक पैन, जो ऊपर जो कोटिंग रहती है, वही किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की। चलो, क्या नाम क्या है मोनोमर? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। दिख रहा है? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। इथिलीन में 4 फ्लोरीन एटम। ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, CF2 का क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? टेफ्लॉन। ये क्या है? टेफ्लॉन। CF2 ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे करते सीधा लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रॉपर्टीज, पहला तो टफ, केमिकली इनर्ट, कोई भी केमिकल का इफेक्ट, रेजिस्टेंस टू हीट, देखो ना हीट का रेजिस्टेंस झेल लेता है, कितना भी गर्म करो, नॉन स्टिक पैन को नहीं क्या गर्म करो, हीट का रेजिस्टेंस होता है। अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट का अटैक झेल लेता है आराम से। CF बॉन्ड टफ होता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए कोई भी अल्कली का इफेक्ट इसके ऊपर में नहीं होता है। अल्कलीज लाइक NaOH, KOH वगैरह जो है, इनका इफेक्ट नहीं होता है किसके ऊपर में? टेफ्लॉन के ऊपर में। ठीक है, यूजेस, नॉन स्टिक कुकवेयर, ऑयल सील और गैस्केट्स बनाने के लिए, जो गैस के फ्लो रहते हैं ना, वो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन का। डन।
लास्ट यहाँ का Oh, क्या है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड, नाइट्राइड, फिसल जाते हैं। ठीक है। एक्रिलो नाइट्राइड उसका पॉलीमर है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ये इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये मिलेगा हमको पॉलीएक्रिलो नाइट्राइड। सेम यही बॉन्ड चलते रहेगा, CH2 CH CN CH2 CH CN कंटिन्यूअसली ये कंपाउंड, और ये क्या बनेगा, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइड। यूजेस, आर्टिफिशियल वूल पता है ना, तो जो नेचुरल वूल का जो सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्लॉन और एक्रिलॉन, ये वही है, ठीक है। पॉलीएक्रिलो नाइट्राइड जो सिंथेटिक जो वूल है वो ये है, रिजेंबल करता है वूल के जैसे ही रहता है, इसलिए उसको वूल को रिप्लेस, नेचुरल वूल को रिप्लेस कर देता है कौन, ये। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर। पॉलीअमाइड, अमाइड क्या है, CONH की बात कर रहे हैं हम, CONH ग्रुप की। तो इसके दो कंपाउंड है, नॉर्मली पॉलीअमाइड्स को बोला जाता है नाइलोन, हम नाइलोन डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन जो आता है इसमें दो कंपाउंड है, एक नाइलोन 66 और एक नाइलोन 6। सिंपल, नाइलोन 66 का जो पॉलीमर है वो है एडिपिक एसिड्स एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखो ये है एडिपिक एसिड, CH2 4, और दोनों साइड में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो इसमें 6 कार्बन है, 4 इसके और 2 इसके, क्लियर है। वैसे ही हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी ये देखो 6 कार्बन है, क्लियर है, और दोनों तरफ से NH2, ठीक है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, 2 डाइएमीन और हेक्सामेथिलीन ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे एडिपिक एसिड का अनदर नेम क्या हो जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बताओ ना, 1,4 ओके, या तो 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, 4 कार्बन, प्रोपेन, नहीं ब्यूटेन, ई हटा के 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मल एडिपिक एसिड, सिंपल, हम डायोनिक एसिड भी बोल सकते हैं अगर दोनों कार्बन को ले ले तो। हेक्सा मतलब 6 है ना कार्बन, 6 कार्बन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, हाँ, हेक्सेन 1,4 कैसे, वो फर्स्ट और वो 4, पहला और आखिरी 1,6 आएगा, वो इसमें ले लेगा रिंग में, सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, तो इससे ये दोनों कंपाउंड को अगर हम बात करें तो नाइलॉन सॉल्ट बनेगा। देखो यहाँ से ये O के ऊपर H रिमूव करो, O सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों को अटैच करोगे, सिंपल O नेगेटिव के साथ में ये H NH3 बना लेगा, तो N के ऊपर में चार बॉन्ड हो गए तो +4 हो जाएगा, CH2 सेम, यहाँ पे NH3, और आगे ये कंपाउंड फिर से हो रहेगा, क्लियर है, एंड वाला क्लियर हो रहा है। तो सेम ये क्या हो जाएगा, नाइलॉन सॉल्ट। अब इसको अगर हम 553 केल्विन के टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे ट्रीट करें तो H2O रिमूव होगा। देखो यहाँ से एक H और ये O, यहाँ का O, और जो एंडिंग वाला इधर से पहले वाला कंपाउंड आएगा उसका O, तो H2O यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ये आएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2 निकल गया, NH CH2 और NH, यहाँ से भी तो एक दो H2 निकले थे, जो आगे फर्दर ये वाला ग्रुप O कंटिन्यू जो करेगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइलॉन 66। अब 66 क्यों रिजेंबल किया है, एक जो ग्रुप है एडिपिक एसिड, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए क्या बोला गया, नाइलॉन 66। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई मॉलिक्यूलर मास है 12,000 to 50,000 न्यू, ठीक है। लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, लीनियर कंडेंसेशन हुआ, हमने कंडेंसेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी कंडेंसेशन में इसी का एग्जांपल लिया था,
हाई टेंसाइल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, इसलिए हम ज्यादातर नाइलॉन्स का यूज करते हैं बहुत सारे रोप्स वगैरह बनाने के लिए, टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। मेन किसके लिए यूज किया जाता है? शीट्स बनाने के लिए, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश जो यूज करते हैं, या फिर जो नॉर्मल हम जो ब्रश पेंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, सर्जिकल सचर्स है ना, सचर्स बनाते हैं, पता है ना। और टेक्सटाइल फैब्रिक, टेक्सटाइल फैब्रिक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नायलॉन 6। हमने ओपन देखो यहाँ पे ना लीनियर कंडेंसेशन हुआ, और नायलॉन 6 में हमने बीटा लैक्टम रिंग देखा था, रिंग ओपनिंग वाला जो प्रोसेस था। इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? पॉलीमराइजेशन में रिंग ओपनिंग, ठीक है। तो ये है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्यों? ये देखो सी डबल बॉन्ड हो है ना, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, मतलब इप्सिलॉन तक कैप्रोलैक्टम रिंग है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम रिंग, ठीक है। ये ओपन होती है वाटर के प्रेजेंस में 533 टू 543 केल्विन के टेम्परेचर में ट्रीट करेंगे तो सिंपल रिंग खुल जाएगी। ये NH CH2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 दिया है, और ये CO, ये रिंग कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। फिर NH CH2 5 CO कंटिन्यू, तो क्या फॉर्म करेगा? नायलॉन 6, क्योंकि 6 ही कार्बन है। यहाँ पे 2 बार 6 कार्बन थे, 2 अलग अलग कंपाउंड थे, यहाँ पे सिंगल, तो ये नायलॉन 6। प्रॉपर्टीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लस्टर नायलॉन, लस्टरस होता है, शाइन भी करता है। नेक्स्ट 6 यूजेस किस लिए किया जाता है? 6 फैब्रिक इन टायर कॉर्ड, टायर कॉर्ड में 6 फैब्रिक का यूज किया जाता है, इसके 6 फैब्रिक्स का टायर बनाने के लिए और फैब्रिक एंड रोब्स बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पॉलीइस्टर, जिसको हम टेरेलिन या फिर डेक्रोन भी बोलते हैं। इसका भी प्रिपरेशन देखा है हमने पहले ही रिएक्शन एडिशन में। रेडिकल फॉर्म हुआ था, रेडिकल ऐड करवाया था, टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल वाला। हाँ क्या? एडिशन में नहीं था। सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी? वो कंडेंसेशन में ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया था और टेरेथैलिक एसिड। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, CH2OH, CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकोल और ये टेरेथैलिक एसिड। इनको अगर हम 420 टू 460 केल्विन के टेम्परेचर में, कैटलिस्ट का नाम क्या है? जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वाटर रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? कहां से? ये H और ये वाला और ये दिख रहा है, और तो ये बॉन्ड O से यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो देखो O यहाँ से भी H निकलेगा फर्दर आगे वाले की तरफ से, ठीक है। तो O CH2O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O, ये भी OH आगे वाले से रिप्लेस, मतलब ये कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा O, ऐसे CH2O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ही बनेगा ना, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर टाइप है टेरिलीन का, टेरिलीन का अनदर नेम डेक्रोन, क्या बोला जाता है? डेक्रोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है 265 डिग्री सेल्सियस पे, रेजिस्टेंस है केमिकल से और वाटर से, केमिकल और वाटर का इफेक्ट नहीं होता। यूजेस, व्रिंकल फ्री फैब्रिक, जिसमें व्रिंकल्स नहीं आते, कैसे भी मोड़ के रख दो व्रिंकल्स नहीं दिखते। ब्लेंड विथ कॉटन तो टेरिकॉट यूज करते हैं, ब्लेंड विथ वूल तो टेरीवूल। सेफ्टी हेलमेट्स में यूज किया जाता है और बॉटल्स, जैम्स की कंटेनर बनाने के लिए नायलॉन का यूज किया जाता है। क्लियर है? पॉलीइस्टर, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक और यहाँ अल्कोहल, और रिंग कौन सी बन जाती है? यहाँ पे ईस्टर। क्लियर है? इसलिए बोला जाता है पॉलीइस्टर, ठीक है। डन।
नेक्स्ट पॉलीमर आते हैं। पॉलीमर अभी जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड है, दोनों ग्रुप आएंगे, फिनॉल के और फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मेन जो आता है वो आता है बैकेलाइट, ठीक है। ये 3 स्टेज की रिएक्शंस है बैकेलाइट, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक बात की जाए तो पॉलीमर है, ठीक है। तो सिंपल फिनॉल को ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये क्या हमारा फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है, तो हमें ये मिलता है। क्या नाम होगा इसका? जिंक का है, बेंजीन। हाँ बेंजीन का ये फिनॉल ग्रुप है, और ये CH2 मीथेन ऑक्साइड। मिथिल ऑक्साइड है, वो याद नहीं है, मेरी रिवाइज ही नहीं करना है। क्या होगा? मिथिल तो नहीं होगा क्योंकि CH3 आना चाहिए, ठीक है। CH इसका नेम तेरे लिए होमवर्क है, ठीक है। 3 ग्रुप बनते हैं। पहला तो बनेगा फिनॉल पे सेकंड पे CH2OH, या तो फिर फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ पे, और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ, हाँ सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पे CH2OH, ठीक है। ये हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, किससे? जब हम फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसको हम एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नोवोलॉक। क्या मिलेगा? नोवोलॉक पाउडर। देखो देखो कंटिन्यूअसली ब्रांच बनते रहेगी। ये जो CH2OH है, CH2OH भी होगा, ठीक है। CH2 फिर कनेक्ट करेगा फिनॉल, फिर CH2 से सेकेंड फिनॉल कनेक्ट करके कंटिन्यू। ये स्ट्रक्चर का है नोवोलॉक का, ठीक है। नोवोलॉक पाउडर है। नोवोलॉक पाउडर को एक कंटेनर में लेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे, 138 डिग्री टू 178 डिग्री सेल्सियस में, तो हमें ऐसा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ नीचे से ये CH2, एक रिंग कंटिन्यू चलते रहेगी, CH2 और ये रिंग ऐसे ऐसे जिगजैग, हमको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? बैकेलाइट। देखो ये CH2, फिर फिनॉल, CH2 ये ऊपर वाली रिंग फिर से कनेक्ट करेगी, यहाँ से और ये फर्दर बढ़ेगी, इधर से ये बढ़ते जाएगी, नीचे से ये, नीचे से, मतलब ये कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर रेडी होगा, जिसका नाम होगा बैकेलाइट, ठीक है। अब सिंपल अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होता है और इनफ्यूजिबल होता है, फ्यूज नहीं कर सकते। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, और सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, ग्लास का सब्स्टिट्यूएंट है, ग्लास की जगह पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूज एज टेलीफोन में, इन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स में, किचन वेयर्स में, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की तरह बैकेलाइट का हम यूज करते हैं। किससे फॉर्मेशन किया? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। हमें क्या मिले? ये कंपाउंड, मतलब फिनॉल रिंग पे CH2OH, मतलब मेथनॉल का स्ट्रक्चर, मिथिली, ठीक है। तो सिंपल पूरा स्ट्रक्चर से फिर क्या फॉर्म होगा? नोवोलॉक। एसिड बेस के साथ में ट्रीट किया था, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? H+ एसिडिक कंडीशन में नोवोलॉक। नोवोलॉक पाउडर को हम एक कंटेनर में हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? बैकेलाइट क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में। डन। नेक्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर मेलामिन। क्या है? मेलामिन एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। क्या हो गया? ये है मेलामिन का स्ट्रक्चर। क्या है ये? मेलामिन। 1 2 3 NH2 कार्बन कंपाउंड्स का, जो कार्बन रहेगा उसका, ठीक है। तो अब सिंपल बात आती है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। सीधा क्या हो जाएगा? NH की जगह पे CH2OH अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम हाइड्रोनियम
इस प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो सिंपल क्या मिलेगा हमें, एक यहाँ से कंटिन्यू रिएक्शन होगी, एक इस एच से कंटिन्यू रिएक्शन होगी और एक एच इससे कंटिन्यू। तो ऐसे कंटिन्यूअसली यही मोनोमर यूनिट इसको अटैच होते रहेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामिन का यूज किया जाता है, याद है तुम लोगों को पता नहीं, देखी हो क्या? अरे मेलानिन नहीं है वो, हम मेलामिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉकरीज वो आती है ना, प्लास्टिक्स वगैरह की जो बनती है, वो डिनर सेट्स प्लास्टिक वाले, फाइबर हाँ विच प्लास्टिक वाले, उसके यूज किया जाता है। फॉर्मिका एंड प्लास्टिक डिनर वेयर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और मेन जो ये रिएक्शन है इससे होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। सिंपल ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर इसको हम कंटिन्यू करें, एच हटा दूं, इनमें से इसको कंटिन्यू, वहां जगह नहीं है, यहाँ है इसी पे, ठीक है। ये CH2 है तो इस CH2 के साथ में क्या अटैच हो जाएगा, ऐसे, फिर वो रिंग क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ, ये H से ये रिंग फिर से ये CH2 से अटैच हो जाएगी, सेम रिंग इस CH2 से इधर अटैच हो जाएगी, सेम रिंग इधर। तो ऐसे पूरा का पूरा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका यूज हम फर्दर कुकवेयर्स, जो किचन वेयर्स है, डिनर वेयर्स है, उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? क्या नाम है, क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट आते हैं बुना एस रबर। बुना एस रबर क्यों बोला जाता है, सिंपल, बुना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन और एस स्टैंड्स फॉर स्टीरिन, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बुना एस रबर, ठीक है। 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन का यूज किया जाता है स्टीरिन के साथ में। इन दोनों को सोडियम के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है बुना एस का। चलो CH2 CH CH CH2, इनके बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 दो कंटिन्यू, और ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा ये यहाँ पे CH2 CH CH C6H5 अटैच हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली तुमको इधर से ये रिंग फिर से CH2 CH CH CH2 फिर से CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 कंटिन्यू करते चलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये स्ट्रक्चर किसका है, बुना रबर, बुना एस रबर। इसके अलावा इसका नाम क्या है, स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर। क्या बोला जाता है, स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर। क्लियर है? क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, पेट्रोलियम का, सॉरी सुपीरियर नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर से अच्छा रबर है और यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए, टायर्स, जो हमारे नॉर्मल जो टायर्स है उसमें किसका यूज किया जाता है, बुना एस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियोप्रीन। सबसे पहले तो नियोप्रीन में फॉर्मेशन करते हैं क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन का, सिंपल, ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो नियोप्रीन बनेगा, ठीक है। CH2 C Cl C डबल बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, CH CH2, ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा नियोप्रीन का। आइसोप्रीन का देखा था ना, सेकेंड ग्रुप के अटैचमेंट था, और यहाँ पे कौन से ग्रुप पे है, नियो स्ट्रक्चर में नियोप्रीन, ठीक है। अब ये नियोप्रीन को, जो नियोप्रीन फॉर्म हुआ ना, नियोप्रीन के एक मॉलिक्यूल को सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में MgO के साथ में क्या करवाएंगे, वल्केनाइजेशन। यहाँ पे वल्केनाइजेशन, सॉरी, नियोप्रीन का वल्केनाइजेशन कौन करता है, MgO। वल्केनाइजेशन करने के बाद ये दिख रहा है, ये Cl, ये रिमूव होके ये अटैचमेंट कहाँ से हो जाएगा, ऑक्सीजन से। क्लियर हो रहा है? और क्या बनेगा ये, नियोप्रीन। और इसका यूज, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेन
आपको पता है बड़े बड़े जैकेट्स और बेल्ट्स बनाए जाते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन की। हाँ तुमको बताइए पावर लगा? कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। इसका मेन क्या है? रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लाइट और हीट, सबका रेजिस्टेंस। लाइट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट का भी नहीं पड़ता, वेजिटेबल ऑयल का भी और पेट्रोलियम का भी। तो सिंपल इसको होज पाइप बनाने के लिए, होज पाइप बनाने के लिए यूज किया जाता है जो गैसोलीन का ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके अलावा इंसुलेटेड केबल्स बनाने के लिए, केबल बनते हैं ना वायर्स, ठीक है। और उसके अलावा जैकेट्स और बेल्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन, मतलब अगर बात की जाए जो बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन के लिए जो बेल्ट्स बनाई जाती है, जैकेट बनाई जाती है, उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है कौन है? नियोप्रीन। नायलॉन वाला अलग है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या हुआ? मेलानिन। मेलानिन का यूज किसके लिए कर रहे हो? मेलामाइन का वो क्रॉस क्लीन मैंने फॉर्मल रेजिन में। हाँ तो रेजिन्स उसका यूज क्यों कर रहे हो? डिनर वेयर्स जो बनाए जाते हैं वो। सेकंड क्या देखा? बुना एस रबर। मेन सुपीरियर क्वालिटी का क्या है? ये रबर है। तो किसका क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? टायर्स। नेक्स्ट नियोप्रीन, मोनोमर याद रखना। इसमें मोनोमर क्या था? मेलामिन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या था? 1,3-ब्यूटाडायन प्लस स्टीरीन, इसीलिए इसको बी फॉर बुना फॉर ब्यूटाडायन और एस फॉर स्टीरीन, इसलिए बुना एस बोला जाता है। और नॉर्मल कमर्शियली उसको किस नाम से जाना जाता है? एसबीआर, स्टीरीन ब्यूटाडायन रबर, ठीक है। टायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नियोप्रीन मोनोमर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कन्वर्जन पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन में करोगे। नियोप्रीन का क्या करेंगे? वल्केनाइजेशन करेंगे तो ये ग्रुप मिलेगा। हार्ड एंड वल्केनाइजेशन क्यों करवाया जाता है? हार्ड बनाने के लिए, इलास्टिसिटी ज्यादा लाने के लिए। और फिर इसका यूज किस लिए किया जाता है? होस पाइप, गैसोलीन के ट्रांसपोर्ट के लिए, इंसुलेटेड केबल, जैकेट्स, ब्लेड फॉर पावर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है विस्कस रेयन पे। देखो आर्टिफिशियल सिल्क पता है? आर्टिफिशियल सिल्क जो बनाया जाता है वही है विस्कस रेयन। जो पल्प, वुड के पल्प में पता है ना सेलुलोज होता है, ठीक है। तो वुड के पल्प का सेलुलोज लिया जाता है और उसको NaOH के साथ, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। जो वुड के पल्प में सेलुलोज है ना, उसी सेलुलोज को फिर से जनरेट करना है, उसके फाइबर्स को जनरेट करना है। वो जो फाइबर्स रहेंगे, रीजनरेटेड सेलुलोज के फाइबर रहेंगे, वही क्या रहेंगे? उसको एज ए सिल्क की तरह यूज किया जाता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? सिंपल, सेलुलोज पल्प वुड को NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं तो अल्कली सेलुलोज फॉर्म होता है, ठीक है, ONA, ठीक। अब ये जो अल्कली सेलुलोज है उसको CS2 के साथ में, कार्बन सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सेलुलोज ज़ैंथेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेलुलोज ज़ैंथेट को वाटर के साथ में उसको बहुत मिक्स किया जाता है, ठीक है। जो स्पिनिंग जो टूल है, स्पिनिंग टूल में डाल के उसको कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है? एजिटेट किया जाता है। तो आफ्टर दैट उससे क्या फॉर्म हो जाता है? विस्कस रेयन। क्या फॉर्म होता है? विस्कस रेयन। और यही विस्कस रेयन क्या है? रीजनरेटेड सेलुलोज। क्लियर हो रहा है क्या? और इसको ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। नॉर्मली सिल्क को रिप्लेस करके जो आर्टिफिशियल सिल्क अभी यूज किया जाता है विस्कस रेयन, ये हो। देखो शाइनी कलर का एक सब्सटेंस आता है अभी जो कपड़ों में, सिल्क नहीं रहता नॉर्मल, जो आर्टिफिशियल सिल्क, बहुत ज्यादा शाइनेबल जो भी क्लॉथ्स आते हैं वो, हाँ, तो ये विस्कस रेयन के होते हैं। क्लियर है? अब यूज कहाँ कर सकते हैं विस्कस रेयन का? कपड़े बनाने, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, और बस और कहीं और भी होता हूँ जैसे होम फर्निशिंग, कर्टन्स वगैरह बनाने के लिए। और नेचुरल सिल्क से चीपर होता है ये, क्या? ठीक है। तो सिंपल विस्कस रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या किया है? वुड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का जो वुड है, सॉरी वुड जो है उसमें जो सेलुलोज पल्प है उसको अल्कली के साथ में ट्रीट किया तो अल्कली सेलुलोज मिलेगा। अल्कली सेलुलोज को
CH2 के साथ में कार्बन सल्फाइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, xanthate मिलता है, सेलुलोज xanthate। सेलुलोज xanthate को वाटर के साथ में क्या करते हैं, स्पिनिंग टूल में एजिटेट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, फाइबर्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं नीचे किसके, विस्कस रेयॉन के। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिंपल, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नंबर ऑफ मोनोमर्स, जितने पॉलीमर बनाने के लिए यूज होंगे उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमर। नंबर ऑफ रिपीटेटिंग मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन पॉलीमर, जो 1000 है, 10,000 है, तो जितने पॉलीमर मोनोमर यूज किए जाएंगे वही क्या होती है, किसी भी पॉलीमर की डिग्री। अब मॉलिक्यूलर मास, सिंपल एक बात है, इतना सारा वास्ट कंपाउंड है पॉलीमर, इतने सारे मोनोमरिक यूनिट अटैच होते हैं, तो उसका मेन सिंपल जो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो किसके के ऊपर में डिपेंड होगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब जितने मोनोमर यूज करोगे उतने मोनोमर यूनिट के ऊपर में उसका मॉलिक्यूलर मास डिपेंड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नायलॉन 66, गुना एस, उनके रिपीटेटिंग यूनिट और उनका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टेबल फिलअप करने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब अभी तक जो ज्यादातर थे जो कैसे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, माइक्रोब्स उसको कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब वो जैसा है वैसा ही रिटेन रहेगा। तो अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल, उनमें से सबसे पहला आता है PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बी हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, क्या किया जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है। देखो 1 2 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के साथ में CH2 CH3। अब सिंपल, इसका जो मोनोमर यूनिट बनेगा सबसे पहला क्या रहेगा, ये O को रिप्लेस करेंगे, यही से H चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH CH3 CH2 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और सिंगल O के साथ, ये O के अटैचमेंट के साथ से क्या अटैच रह जाएगा, यहाँ पे H2O रिमूव होगा तो क्या, यहाँ से ये H और ये O, ठीक है, H2O रिमूव होगा तो ये O से अटैचमेंट CH का, देखो ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, कंटिन्यू रिपीटेटिंग ग्रुप रहेगा और इसको क्या बोला जाता है, PHBB या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अगर आप ये बीटा बीटा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, मेन इंडस्ट्रीज, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में, अगर मेडिसिन में अगर बात किया जाए तो सचर्स बनाने के लिए, जो बायोडिग्रेडेबल सचर्स है उसके लिए, प्लास्टिक बैग्स जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स होती है वो बनाने के लिए, उसके अलावा पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, फूड पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। हाँ, अब ये बायोडिग्रेडेबल है तो ज्यादा इसको भी एनहांस करेंगे, फूड मतलब पैकेज, फूड पैकेजिंग के लिए, जो फूड ट्रांसपोर्ट वगैरह होके आते हैं तो उनको पैकेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। उनकी पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या है, PHBB। लास्ट आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। मेन ये इसका सिर्फ इतना ही है कि एक पॉलीमर है किसका, 2 अमीनो एसिड्स का, काय के लिए काय से बना होता है, ग्लाइसिन एंड इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड से। कितने, एक तो ग्लाइसिन और इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड से। क्या नाम है उसका, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 2। ठीक है। अब मैं तुम्हारे कमर्शियली जो यूज कुछ पॉलीमर है तुम्हारे बुक में टेबल दिया हुआ है, ठीक है। वो पॉलीमर उसमें से सबसे पहला पॉलीमर कौन सा है, एक्रिलिक ग्लास। ग्लास पता है ना, एक्रिलिक जो फाइबर वाला ग्लास आता है उसमें मेन कंपोनेंट है मिथिल मिथा एक्रिलेट।
यूज कहाँ किया जाएगा? सही बात नहीं है, कहाँ यूज किया जाएगा? ग्लास का है तो कहाँ का यूज कर सकते हो? अरे एक्रिलिक ग्लास है तो कहाँ यूज कर सकते हो? खिड़की में, लेंसेस में, पेंट में, सिक्योरिटी बैरियर्स में, वो कोट के उस एलईडी स्क्रीन्स में, ये फोन में भी है। ठीक है। और शैटर रेजिस्टेंस ग्लास में, शैटर्स बनाए जाते हैं रेजिस्टेंस ग्लास, वाटर रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। नेक्स्ट बुनाएं, बुनाएं देखा था, अब बुना एंड यहाँ पे बहुत स्टीरिंग यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल का यूज किया जाता है। मोनोमर क्या है? ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलो, मतलब कोपॉलीमर है, अलग अलग यूज है ना, होमोपॉलीमर थोड़ी है। इसके पहले वाला कंपाउंड क्या था? होमोपॉलीमर था। ये कैसा है? कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर मींस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट यूज करोगे तो कोपॉलीमर, सेम टाइप होगा तो होमोपॉलीमर। यूजेस एडेसिव्स, रबर्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? बुना एन का। नेक्स्ट आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी वो पाइप लाइन। तो विनिल क्लोराइड इसका मोनोमर है। वाटर पाइप्स, रेनकोट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीएक्रिलामाइड्स, इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का जो जेल रहता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक है। क्या किया जाता है? हाँ, क्या है? तो वो टेक्निक है, वो सब कुछ पता है। क्या है? कहाँ यूज करते हैं? तुमको सच में इलेक्ट्रोफोरोसिस याद नहीं है? उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है थर्माकोल। थर्माकोल बैन हो गया। स्टीरिन कंपाउंड है और यूज कहाँ किया जाता है? सस्ते वाले हेलमेट में। पर अभी कैसे है वो? बैन। अभी कैसा है? पैकेजिंग में भी यूज होता है, पैकेजिंग वगैरह में यूज किया जाता था, बट अभी भी करते हैं, पर बैन है। फिर भी करते हैं। तो अंडरवेयर यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा वो टेबल जो है वो पूरी तरीके से मोनोमर यूनिट और उसके यूजेस देखना। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। कौन सा? पॉलीमर। पॉलीमर। थैंक यू सो मच।